गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई प्रैक्टिकल और ई लेक्चर के अंदर हम एक सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो कि जनरेट करे मल्टीप्लिकेशन टेबल। मींस हम एक नंबर उसमें एंटर करें प्रोग्राम के अंदर और उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाए। तो ये जो सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 से रिलेटेड प्रोग्राम है। तो हम प्रोग्राम देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक प्रोग्राम, सी प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10। देखिए, किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, हेडर फाइल। यहाँ पर हमने कौन सी हेडर फाइल ली है, देखिए हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हम हेडर फाइल क्यों लेते हैं, ताकि उस हेडर फाइल में जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनकी डेफिनेशन उस हेडर फाइल में पहले ही बनाते वक्त दे दी गई थी, उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को डायरेक्टली हम हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकें, काम में ले सकें। तो हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को लिया। उसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन को ओपन किया। ठीक है, ये मेन फंक्शन किस तरह का है, मेन फंक्शन है इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है। हम लास्ट में इसको जब मेन फंक्शन को बंद करेंगे तो रिटर्न 0 करके इसको बंद करेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन लेने के बाद हमने क्या किया, अब करली ब्रेसेस से मेन फंक्शन चालू किया। मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम बनाने का पर्पज़ होता है, उस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए हम जितनी भी कोडिंग करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने इंटीजर डेटा टाइप का n और i वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब n वेरिएबल क्यों काम में लिया, n वो वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिस नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, जिस नंबर की टेबल हमें, मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें बनानी है। ठीक है, तो वो इंटीजर टाइप का नंबर हमने किस में डालेंगे, एन वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। फिर आई, एक इंटीजर टाइप का आई भी हमने काम में लिया। आई काम में लेने का कारण ये है कि हम हमारे इस प्रोग्राम को बनाने के लिए फॉर लूप को हेल्प ले रहे हैं, तो फॉर लूप में एक आई सपोर्टिंग वेरिएबल के तौर पर काम में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने क्या किया, एक प्रिंट एफ फंक्शन काम में लिया जो कि क्या कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करा रहा है, एंटर एन इंटीजर। ये मैसेज क्यों डिस्प्ले कराया जाता है, सपोज़ कीजिए हमारे प्रोग्राम को कोई थर्ड पार्टी काम में लेती है, रन कराती है, तो उसके सुविधा के लिए, उसकी समझ के लिए, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इस तरीके के क्लॉज लगाते हैं ताकि उसे पता लग जाए, उसके प्रिंट ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर आ जाए जब प्रोग्राम रन हो, एंटर एन इंटीजर, तो उसको पता लग जाए कि हमें एक इंटीजर एंटर करना है। इसके बाद हमने काम में लिया स्कैन एफ। अब देखिए स्कैन एफ का सिंटैक्स क्या होता है, स्कैन एफ छोटे ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में ले रहे हैं जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या काम में लिया, मॉड्यूलस डी। इट मीन्स मॉड्यूलस डी का मीनिंग ये है कि ये किस तरीके का वेरिएबल आप एंटर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का। ठीक है, फिर कॉमा, फिर %, ठीक है, एड्रेसिंग ऑपरेटर, ताकि ये पता लग सके कि जो आपने इंटीजर टाइप वैल्यू एंटर की है वो किस वेरिएबल में जाकर स्टोर होगी। ये किस में स्टोर हो रही है, n नाम के इंटीजर टाइप वेरिएबल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वो इंटीजर वैल्यू एंटर करवा दी जिस इंटीजर वैल्यू का हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल निकालनी अप टू 10। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक फॉर लूप
चलाया, फॉर लूप काम में लिया। फॉर लूप की काम में लेने के तीन उसके बेसिक पार्ट होते हैं फॉर लूप के। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन, और थर्ड होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन। और तीनों पार्ट को किससे डिफरेंशिएट किया जाता है? सेमीकोलन से। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन हमने किसका किया? आई का। अब यहाँ पर आई वेरिएबल हम डायरेक्ट काम में ले सकते हैं, बिकॉज हमने ऊपर एन के साथ आई वेरिएबल को भी क्या कर दिया था? डिक्लेयर कर दिया था। अब आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगाया। अब हमें जब इनिशियलाइजेशन पार्ट कंप्लीट हो गया तो अब किस में जाएंगे? कंडीशन पार्ट में। तो अब कंडीशन हमने किया आई लेस देन एन इक्वल्स टू 10, हमने कंडीशन एंटर की, ठीक है। आई फर्स्ट में क्या है? 1 है, ठीक है। और अब हमारा कंडीशन क्या है? आई लेस देन एन इक्वल्स टू 10। इसके बाद सेमीकोलन से हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन में क्या किया? प्लस प्लस आई। जब भी फॉर लूप रन होता है तो सबसे पहले इसका क्या होता है? इनिशियलाइजेशन पार्ट रन होता है। तो इनिशियलाइजेशन पार्ट में क्या आ रहा है? आई इक्वल्स टू 1। आई इक्वल्स टू जैसे ही 1 होगा, इसके बाद हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाता है? फॉर लूप के कंडीशन सेक्शन पे। आप कंडीशन देखिए, आई इक्वल टू 1 के लिए आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। कंडीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है क्या? इक्वल्स टू नहीं होता, लेकिन लेस देन तो होता है, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही फॉर लूप में कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाता है? फॉर लूप की बॉडी में। फॉर लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है? देखिए, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या कह रहा है? प्रिंट एफ जो डिस्प्ले कराने के लिए हमने इसमें कर रखा है डबल कोट्स में मॉड्यूलस डी मल्टीप्लाई मॉड्यूलस डी इक्वल्स टू मॉड्यूलस डी, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, और उसके बाद हमने लगा रखा है बैकवर्ड स्लैश एन। तो अब यहाँ देखिए, फर्स्ट मॉड्यूलस डी जो है वो किसके लिए है? एन के लिए, ठीक है। फिर सेकंड जो, फिर इसके बीच में स्टार साइन आ रहा है, एस्ट्रेक साइन। उसके बाद फिर दूसरा मॉड्यूलस डी किसके लिए है? आई के लिए, ठीक है। और इक्वल्स टू थर्ड मॉड्यूलस डी जो है वो है एन मल्टीप्लाई बाय आई, यानी एन मल्टीप्लाई आई से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी वो थर्ड मॉड्यूलस डी के अंदर क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन कितना है? एन सपोज कीजिए आपने 9 लिया, ठीक है, यानी हमें 9 की टेबल प्रिंट करानी है अप टू 10 तक, ठीक है। सपोज कीजिए आपने आई एन जो है शुरुआत में स्कैनएफ में 9 लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट मॉड्यूलस डी के अंदर क्या प्रिंट होगा? 9, फिर मल्टीप्लाई, फिर मॉड्यूलस डी जो सेकंड है उसमें क्या प्रिंट हो रहा है? आई। अब आई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 प्रिंट हो जाएगा। इक्वल्स टू थर्ड मॉड्यूलस डी जो है एन मल्टीप्लाई बाय आई। तो एन कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 9। तो अब ये प्रिंट हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 9। तो ये फर्स्ट टेबल का 9 की टेबल का फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका जैसे फॉर लूप एंड हो रहा है तो अब फॉर लूप का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन में। और आप यहाँ जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन में जाएगा आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू होगी। वैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? फॉर लूप की बॉडी में, क्योंकि इनिशियलाइजेशन पार्ट फॉर लूप में 1 टाइम ही रन होता है। जैसे ही फॉर लूप की बॉडी में जाएगा वापस से प्रिंट एफ यानी प्रिंट एफ फंक्शन रन होगा। अब की बार क्या आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब n मल्टीप्लाई बाय आई, जो आई कितना है? 2, n कितना है? 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 18। तो इस तरीके से 18 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ बैकवर्ड स्लैश एन क्या काम कर रहा है? बैकवर्ड स्लैश एन काम कर रहा है आपके प्रोग्राम के कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ले जाने के लिए। इस तरीके से अब आपका वापस से फॉर लूप का एंड होगा और आपका कंडीशन अब आप कहाँ चले जाएंगे? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन पे। आई
1 से इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर कंडीशन चेक होगी। और ये कंडीशंस, ये लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक कि i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, क्योंकि हमें 10 तक की टेबल निकालनी है। मतलब जिस भी n की टेबल निकालनी है, कब तक? 10 स्टेप तक, ठीक है। तो इस तरीके से 10 तक ये लूप रन होगा और प्रिंट होता चला जाएगा। जैसे ही 11 आएगा i की वैल्यू, और लूप से हम फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद क्या होगा? रिटर्न 0, यानी हमारा प्रोग्राम का मेन फंक्शन बंद और प्रोग्राम बंद। अब देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे ही एंटर एन इंटीजर में हमने 9 डाला तो आउटपुट किस तरीके से आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 80, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 27 अप टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 90। इस तरीके से आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की टेबल 10 तक की आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप फॉर लूप को काम में लेते हुए किसी भी इंटीजर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।